हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फैगोसाइटोसिस एंड इट्स मैकेनिज्म। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है और इसके बिहाइंड क्या मैकेनिज्म होता है। फर्स्टली हम फैगोसाइटोसिस से स्टार्ट करेंगे, देन हम इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस। तो सपोज करिए जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपकी किसी भी टिश्यू की क्या है, आउटर कवरिंग है या टिश्यू की आउटर लेयर है। अब इस टिश्यू के अंदर कोई पी नाम का पैथोजन एंटर कर जाता है। क्या एंटर करता है? पी नाम का पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ही हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि इस टिश्यू की जो कोई सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कोई डेड सेल प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर। तो जो टिश्यू के अंदर ये पैथोजन है या जो डेड सेल्स हैं, इनको कौन एलिमिनेट करेगा? इनको एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि जो डेड सेल्स होंगी वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी, या फिर जो पैथोजन है वो इस टिश्यू के अंदर कोई हार्म पहुंचा सकता है इस टिश्यू को। इसलिए इन पैथोजन और डेड सेल को एक्यूमुलेट करना जरूरी है। तो इनको एक्यूमुलेट करने के लिए जो आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं, उस ब्लड वेजल के अंदर आपको पता है ब्लड होता है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर दो चीफ सेल्स होती हैं, एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल और दूसरे को बोलते हैं मोनोसाइट्स। तो जो ये न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं, यही क्या करती हैं? इन पैथोजेंस को और इन डेड सेल्स को क्या करती हैं? एलिमिनेट करती हैं। कैसे एलिमिनेट करती हैं? ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, ये इस ब्लड वेजल को छोड़ के बाहर जाती हैं। और कहाँ जाती हैं? इन पैथोजन और इन डेड सेल के पास जाती हैं। तो जब ये न्यूट्रोफिल इस ब्लड वेजल को छोड़ के बाहर जाती है तो हम इसको न्यूट्रोफिल ही बोलते हैं। बट जब ये मोनोसाइट्स इस ब्लड वेजल को छोड़ के बाहर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज बोलते हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल है और जो जो मैक्रोफेज है, ये क्या करती हैं? इस पैथोजन और इस डेड सेल के पास जाती हैं और पैथोजन और डेड सेल के पास जाके इसको एंगल्फ कर लेती हैं। एंगल्फ करने का मतलब ये है कि जो डेड सेल के पास जाएंगी, अपना इस तरीके से मुंह खोलेंगी और मुंह खोल के इस पैथोजन या डेड सेल को अपने अंदर क्या कर लेंगी? बंद कर लेंगी। इसको बोलते हैं एंगल्फमेंट। अपने अंदर इन्होंने बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद क्या करेंगी? इनके अंदर जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, जो आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं, इनके अंदर लाइसोसोम होगा। उस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। तो उन एंजाइम्स की हेल्प से जो भी इन्होंने एंगल्फ किया है, जो भी पैथोजन या जो भी डेड सेल इन्होंने एंगल्फ की है, उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के द्वारा इस पैथोजन या डेड सेल का एंगल्फमेंट करना और एंगल्फ करके उसको क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, डिग्रेड कर देना ही क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन क्लियर होगी। सो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ पैथोजन बाय फैगोसाइट्स। तो जो सेल्स फैगोसाइट परफॉर्म कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रही हैं, जो सेल फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइट्स बोलते हैं या फिर फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या है? आपकी फैगोसाइट्स हैं या फैगोसाइटिक सेल्स हैं। आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस। इन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के द्वारा इस पैथोजन और डेड सेल को एंगल्फ करना और एंगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, यही क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है। और जो सेल्स इनको परफॉर्म कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म कर रही हैं, उनको हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। फैगोसाइट्स कौन है यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये तो हमने समझा कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। अब हम इसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो जो फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म था, ये दिया था एली मैकनिकॉफ ने। ठीक है। तो एली मैकनिकॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक? तो हम कंटिन्यू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो जो मैकेनिज्म होता है फैगोसाइटोसिस का, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स में पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, सेकंड स्टेप है एंगल्फमेंट एंड थर्ड स्टेप इज किलिंग। बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स थी या आपकी जो मैक्रोफेजेस थी, ये इस पैथोजन के पास जाएंगी, इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेंगी कि हमें पहले तो ये वहाँ पहुँचेंगी जहाँ पे ये पैथोजन या डेड सेल्स प्रेजेंट है। जहाँ पे पैथोजन या डेड सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे और भी सेल्स तो प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो ये पहचानेंगे कि पहले कि हमें किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको फैगोसाइट करना है। ठीक है। तो पहला स्टेप होता है इसमें रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। तो रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करके क्या करेंगी? उससे अटैच करेंगी अपने आप को। ठीक है। अटैच होने के बाद क्या करेंगी? एंगल्फमेंट करेंगी। एंगल्फमेंट क्या होता है? जैसे आप पानी पूरी लेते हैं, पानी पूरी को खाने के लिए क्या करते हैं? आप अपना मुंह खोलते हैं बड़ा सा और फिर उसको अंदर रख लेते हैं। दिस इज एंगल्फमेंट। उसी तरीके से जो आपकी जो फैगोसाइट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? अपना मुंह खोलती हैं। मुंह कैसे खोलती हैं? अपनी सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन करके। सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन करके क्या करती हैं? वो भी जो पैथोजन या फिर जो भी डेड सेल होती है, उसको क्या करती हैं? अपने अंदर एंटर कराती हैं और फिर क्या कर लेती हैं? ऐसे अपना मुंह बंद कर लेती हैं। ठीक है। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज करा लेती हैं। उस तरीके से क्या होता है? जो पैथोजन या जो भी सेल होती है डेड सेल, वो उनके अंदर एंटर कर जाती है। तो उसके बाद क्या कर देते हैं? एंगल्फमेंट कर लेते हैं। तो पहचान लिया,
उससे अटैच हो गए, एंगल्फ कर लिए, एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर उसको रख लिया, अंदर रख के उसका क्या करेंगे, चार्ज थोड़ा डालेंगे, क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी किलिंग करेंगे, उसको डिग्रेडेशन करेंगे। तो जो मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस है, जो मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस है, ये क्या है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, दैट इज रिकॉग्निशन, अटैचमेंट, एंगल्फमेंट एंड किलिंग। ये तीनों स्टेप जो होते हैं इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। और इस ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन का ही जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आई रिपीट अगेन, मैंने क्या बोला, ये जो 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। और ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन का जो फंक्शनल रिस्पॉन्स निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट क्या है, फैगोसाइटोसिस है। अब हम इन तीनों स्टेप को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी पैथोजन था, उस पैथोजन का क्या होगा, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। तो सपोज करिए ये आपका पैथोजन था, है ना, और ये क्या है आपकी WBC। तो ये क्या है आपकी WBC है, ये आपकी क्या है, WBC है या फिर मैक्रोफेज है। और WBC में भी कौन, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है या फिर क्या है आपकी मैक्रोफेज है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना है। तो रिकॉग्नाइज कैसे करेगी, या क्या करना है, डेड सेल को रिकॉग्नाइज करना है, किसी भी डेड सेल को रिकॉग्नाइज करना है। क्योंकि ये जब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे पैथोजन या डेड सेल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे तो और भी डेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, किससे अटैच होना है, किसको एंगल्फ करना है। तो उसके लिए इनके पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। उन रिसेप्टर की हेल्प से क्या करते हैं, ये पैथोजन को या फिर डेड सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इनके पास 3 तरह के रिसेप्टर हैं। पहला रिसेप्टर है IgG, रिसेप्टर फॉर IgG। तो क्या होता है, कभी कभी हम कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर टैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, ताकि जो हमारी WBC है या हमारी जो मैक्रोफेजेस है वो इन बैक्टीरिया को पहचान सकें। और उस टैग को हम बोलते हैं ऑप्सोनिन। क्या बोलते हैं, ऑप्सोनिन। इस ऑप्सोनिन की कोटिंग कर देते हैं। इस ऑप्सोनिन की कोटिंग को हमारी जो WBC है यानी न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो पहचान लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कोटिंग हो रखी है, उसको पहचानने के लिए क्या होते हैं हमारे पास, रिसेप्टर फॉर IgG, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कोटिंग नहीं हो रखी है, सिंपल बैक्टीरिया है, कोई कोटिंग नहीं है, विदाउट कोटिंग बैक्टीरिया है, तो ऐसे बैक्टीरिया को पहचानने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर फॉर मैनोस। ये क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास कोई भी कोटिंग, कोई भी ऑप्सोनिन कोटिंग नहीं होती। और जो रिसेप्टर फॉर IgG थे, ये उन बैक्टीरिया को पहचानते हैं जिनके पास क्या थी, ऑप्सोनिन की कोटिंग थी। थर्ड होते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर। ये जनरल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह वर्क कर जाते हैं, ठीक है। ये उनके लिए भी होते हैं जो डेड सेल्स हैं, जो सेल्स डेड हो गई हैं, ठीक है। ये उन डेड सेल्स में क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ट्राइग्लिसराइड को देखते हैं, उनके लिपिड मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड वगैरह को देखते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी डेड सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं, जो आपकी जो WBC या मैक्रोफेजेस है वो इस पैथोजन को या डेड सेल को क्या कर लेती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। और रिकॉग्नाइज करके इनसे क्या होती है, अटैच होती है। अब अटैच होने के बाद क्या करेंगी, इनका एंगल्फमेंट करेंगी। देखो एंगल्फमेंट कैसे करेंगी, एंगल्फमेंट का मतलब मैंने बताया था, आप पानीपुरी लेते हैं, पानीपुरी को ऐसे करके मुंह खोल के अंदर रख लेते हैं। इस पानीपुरी को आपने जो मुंह में रख लिया मुंह खोल के, इसी को एंगल्फमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से जो आपको यहाँ ये WBC या मैक्रोफेज दिख रही है, ये इस पैथोजन का क्या करेगी, एंगल्फमेंट करेगी, अपना मुंह खोल के उसको अपने अंदर रखेगी। तो ये जो मुंह जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो माउथ जैसा स्ट्रक्चर आप बनता हुआ देख रहे हैं, ये किसकी हेल्प से बन रहा है। ये आपको देखने को लग रहा होगा कि जो WBC या मैक्रोफेज है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्वेजिनेशन हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन हो रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं सूडोपोडिया फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया फॉर्मेशन। अब जो सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। करा कौन रहा है इसको, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के अंदर पॉलीमराइजेशन होके ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। अब जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद क्या करता है कि ये जो सूडोपोडिया है ये इस पैथोजन को क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको एनवलप करने की कोशिश करते हैं, इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए ये पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है आपका, है ना। और इसको ये जो मान लीजिए ये क्या है, WBC है, जो क्या बना रही है, ये बना रही है सूडोपोडिया। जो सूडोपोडिया क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरफ से चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। घेरने के बाद क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगी और ये मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर के साथ जो आपका पैथोजन था उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, इस WBC के अंदर हो जाएगी।
या फिर इस मैक्रोफेज के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके चारों तरफ से पैथोजन के या डेड सेल की चारों तरफ से एक एनवेलप बना के उसको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एंगल्फ कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल्फमेंट बोलते हैं। तो जो पैथोजन या जो आपकी डेड सेल्स होती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर जाती है, किसकी, जो आपकी WBC की जो सेल मेम्ब्रेन थी या फिर मैक्रोफेज की जो सेल मेम्ब्रेन थी। अब जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसमें क्या है, ये आपका पैथोजन है। ठीक है, और पैथोजन के साथ साथ इसमें क्या है, इसके ऊपर एक कोटिंग है, एक लेयर है, किसकी, इस WBC की सेल मेम्ब्रेन की। तो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं, फेगोसोम। अब क्या होता है कि ये जो आपका फेगोसोम होता है ये इस WBC के या इस मैक्रोफेज के लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है। तो ये जो फेगोसोम था, ये फेगोसोम जो था वो इस WBC के लाइसोसोम के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूज करके बनाता है फेगोलाइसोसोम। क्या बनाता है, फेगोलाइसोसोम। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट। ठीक है, अब फेगोलाइसोसोम बन गया। फेगोलाइसोसोम क्या है, जिसमें आपका पैथोजन भी है और क्या है, आपका लाइसोसोम भी है। तो अब जो लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, इस लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होंगे, इस पैथोजन को किल करेंगे। क्या करेंगे, किलिंग करेंगे उसकी, या उसको डिग्रेड करेंगे। तो किलिंग और डिग्रेडिंग ये दो मेथड से होती है, दो तरीके से जो लाइसोसोम है वो उस पैथोजन को किल करेंगे। एक मेथड है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से किलिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO हैलाइड सिस्टम, H2SO2 MPO हैलाइड सिस्टम। तो एक तो ये था कि ऑक्सीडेंट डिपेंडेंट किलिंग होगी, और दूसरा तरीका है कि ऑक्सीडेंट इंडिपेंडेंट किलिंग होगी, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से किलिंग हो रही है तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग बोलेंगे, या फिर H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की बिना यूज किए हुए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं, ऑक्सीजन का बिना यूज किए किलिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाली पढ़ते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, कि ऑक्सीजन की हेल्प से कैसे किलिंग होती है। तो बिल्कुल ऐसे समझिए। ठीक है, देखो इस वाली जो किलिंग में, इस ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में एक एंजाइम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस एंजाइम का नाम है NADPH ऑक्सीडेज। ठीक है, और इस NADPH ऑक्सीडेज को कौन बनाता है, फॉक्स जीन बनाती है। ठीक है, और ये जो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपकी लाइसोसोम है, लाइसोसोम की कहाँ प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, जो आपका NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है ये क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर एंट्री कराता है, यानी साइटोप्लाज्म से ऑक्सीजन की एंट्री कहाँ कराता है, लाइसोसोम में, लाइसोसोम के अंदर। कौन, ये दिस NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम जो कहाँ प्रेजेंट है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जब इस ऑक्सीजन की एंट्री इस NADPH ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम के थ्रू इस लाइसोसोम के अंदर होती है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है ये सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, ये जो सुपर ऑक्साइड होती है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होती है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये MPO माइलो पेरोक्साइड और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट होता है। और इस हाइड्रोक्लोरस एसिड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर ही क्या करता है, इस पैथोजन की क्या करता है, किलिंग करता है, इस पैथोजन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये था ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसको NADPH ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो इस ऑक्सीजन को अंदर एंट्री करवाता है लाइसोसोम के अंदर। जब ये ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है तो ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में एंट्री करती है। फिर इस सुपर ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, ये जो सुपर ऑक्साइड होती है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होती है। फिर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये MPO यानी माइलो पेरोक्साइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में और क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट होती है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये इस पैथोजन की क्या करता है, किलिंग करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ MPO किस में कन्वर्ट हो रही थी, ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम। ठीक है, हैलाइड क्लोराइड आयन की वजह से बोला है, क्योंकि यहाँ पे H2O2 भी यूज हुई है, MPO भी यूज हुआ है और क्लोराइड आयन भी यूज हुआ है, इसलिए इसका नाम है H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम। तो ये तो हमने बात की थी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, ऐसा किलिंग जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो आपका लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइसोजाइम या फिर आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं।
तो उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, उस पैथोजन को किल करते हैं। क्या क्या एंजाइम्स होते हैं इसमें, प्रोटीन को डिनोनेट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है, प्रोटीएज होते हैं, इनके अंदर लाइपेज होते हैं, ठीक है, और एमाइलेज होते हैं। तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द लाइसोसोम, जिनकी हेल्प से हम पैथोजन को या डेड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लैक्टोफेरेंस नाम के एंजाइम्स होते हैं, डिफेंसिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उस पैथोजन को या डेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। एमबीपी मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ईजनोफिल के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये किसके लिए बनाई जाती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में बनाई जाती हैं। उनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं। कैथेसिडिन्स की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, पैथोजन की किलिंग करते हैं। कैथेसिडिन जो होता है ये विटामिन D3 की हेल्प से बनता है। तो अगर किसी के अंदर विटामिन D3 ज़्यादा है तो उसके अंदर कैथेसिडिन्स का भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर कैथेसिडिन ज़्यादा होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी टीबी के लिए वो ज़्यादा होगी। तो अगर किसी को टीबी होने के रिस्क ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि अगर विटामिन D3 कम होगी तो कैथेसिडिन कम बनेगा, और जिस इंसान के अंदर कैथेसिडिन कम बनेगा उसको टीबी का भी क्या होगा, रिस्क होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से भी पैथोजन की किलिंग होती है। लाइसोजाइम की हेल्प से, लैक्टोफेरिन की हेल्प से, डिफेंसिन की हेल्प से, एमबीपी मेजर बेसिक प्रोटीन की हेल्प से, जिसको ईजोनोफिल बनाती है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन में वर्क करती है, ठीक है, और कैथेसिडिन्स की हेल्प से। कैथेसिडिन क्या करते हैं, ये भी पैथोजन को किल करते हैं, और ये टीबी का रिस्क जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कम कर देते हैं। किससे बनते हैं, विटामिन D3 की हेल्प से, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी, कैथेसिडिन कम बनेंगे और उसको टीबी का जो रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक टर्म और है फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस। फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है वो समझिएगा। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल की ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस जाके स्टक कर जाता है। क्या कर जाता है, स्टक कर जाता है, और इस तरीके से स्टक कर रहा है कि जो आपकी न्यूट्रोफिल है या आपकी जो मैक्रोफेज है या मोनोसाइट है वो इसको एंगल्फ नहीं कर पा रहे, मतलब इसको मुंह खोल के खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इस बेसमेंट से चिपक गया है। जनरली ये क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इनको हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टक कर जाते हैं, या तो ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टक कर जाएंगे, या कोई भी टिश्यू है उस टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या कर जाएंगे, स्टक कर जाएंगे। यानी कि न्यूट्रोफिल उनका मुंह खोल के ऐसे करके खाना चाहेंगे, बट वो चिपके पड़े हैं, वहां से हट ही नहीं रहे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं वो इन्हीं के ऊपर एंजाइम रिलीज कर देती हैं, ठीक है। जैसे सेप्रोफाइट्स होते थे ना, वो जब खा नहीं पाते थे, वो इंजेस्ट नहीं कर पाते थे, तो क्या कर देते हैं, उन्हीं के ऊपर क्या डाल देते थे, एंजाइम डाल देते थे। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स अपने अंदर से एंजाइम्स निकाल के उनके ऊपर डाल देती हैं, और एंजाइम निकाल के इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस, क्योंकि एंगल्फ तो कर नहीं पाए थे, डायरेक्टली अपने मुंह के अंदर लेके खा तो नहीं पाए थे, तो इन्होंने वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, एंजाइम निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस। सो दिस वाज होल अबाउट फैगोसाइटोसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।